नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। गाइस, हम पढ़ रहे थे शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से भी, हमारी प्रैक्टिकल के हिसाब से भी। तो हम इसमें क्या शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट में प्री ऑपरेटिव हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये एग्जाम में आता ही आता है। कभी 20 नंबर का आता है, कभी 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, और कभी कभी शॉर्ट नोट में 5 नंबर का भी इसको दे देते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट कभी कभी प्री ऑपरेटिव पूछ लेते हैं, कभी कभी पोस्ट ऑपरेटिव पूछ लेते हैं, और कभी पूरा पूछ लेते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं हम पोस्ट ऑपरेटिव की। प्री ऑपरेटिव हमारा लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जिसको डिटेल में, और ये भी हम आज इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी पेशेंट को जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तो जब पेशेंट को शिफ्ट करने की बारी आती है, तो एक वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियन या फिर जो हमारा वेल ट्रेन्ड नर्सिंग ऑफिसर हो, उसके द्वारा पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। 2 से 4 लोग मिलकर पेशेंट को सावधानी पूर्वक शिफ्ट करते हैं। उसकी जो हेड है, उसकी जो नेक है, उसके जो लोअर लिम्ब होते हैं, है ना, इसके बाद में उसके जो आईवी ड्रेन होते हैं, उसके जो एयरवे होती है, उसकी जो ऑक्सीजन होती है, ये सब सारी चीजों को केयरफुली हैंडल करते हुए पेशेंट को हम ओटी टेबल से स्ट्रेचर पे या फिर बेड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम शुरुआत करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव की, कि पेशेंट को वो एक वेल नर्स के द्वारा या जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, ट्रेन नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा, या ट्रेन ओटी टेक्नीशियन हो या फिर रेजिडेंट डॉक्टर, तो ऐसे 3-4 लोग मिलकर पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। और शिफ्ट करते समय जो हमारी गाइडलाइन होती है उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारे 8 से 10 पॉइंट है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट को शिफ्ट करते समय हम देखेंगे कि केयर ऑफ एयरवे, जो पेशेंट की एयर एंट्री होती है, जो एयरवे लगा रहता है वो सही पोजीशन में होना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए। फिर है केयर ऑफ नेक एंड लिम्ब। ठीक है गाइस, नेक यानी जो उसकी हेड होती है, जो गर्दन होती है, नेक होती है, उसको, और जो हाथ पैर होते हैं उसको भी संभालते हुए सावधानी पूर्वक हमें पेशेंट को ओटी टेबल से अपने स्ट्रेचर पे या फिर बेड पर शिफ्ट करना चाहिए। हाइपोक्सिया यानी O2 की कमी तो नहीं है, ये भी हमें इसकी भी केयर करना है कि आप पेशेंट को ऑक्सीजन लगी हुई होना चाहिए। इसके बाद में केयर ऑफ आईवी लाइन एंड ड्रेन्स, जो पेशेंट को आईवी लाइन डली रहती है या ब्लड कनेक्टर रहता है, तो इसके बाद में जो ड्रेन होते हैं लगे हुए, कैथेटर्स होते हैं, जो यूरोबैग हो गया, तो ये सब सारी चीजों को केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए। इसके बाद में है पोजीशन ऑफ द पेशेंट, जब पेशेंट को हम अनकॉन्शियस पेशेंट को जब हम ओटी टेबल से रिकवरी रूम या आईसीयू ले जाने के लिए जब हम बेड पर शिफ्ट करते हैं, स्ट्रेचर पर शिफ्ट करते हैं, तो हमें क्या है कि पेशेंट की पोजीशन को भी देखना है। जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, उसको हमेशा हमें लेटरल पोजीशन में ले जाना चाहिए, ताकि उसकी जो एयर एंट्री है, एयरवे उसका सही बना रहे, और वोमिटिंग वगैरह जैसी भी कोई हो तो वो भी उसको आसानी से हो सके। ठीक है गाइस, इसके बाद में O2 एडमिनिस्ट्रेशन, केस डिटेल, एनेस्थीसिया रिपोर्ट, जो पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि पेशेंट को माई ऑक्सीजन के विथ ऑक्सीजन के हमको शिफ्ट करना है। तो हमारी जो स्ट्रेचर होती है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन का जो मास्क होता है वो सब उसमें होना चाहिए, और पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ में हमें पेशेंट को शिफ्ट कराना है। इसके बाद में जो पेशेंट की केस डिटेल होती है, केस डिटेल क्या हो गई कि जो पेशेंट की ऑपरेशन के पहले मतलब प्री ऑपरेटिव जो डिटेल होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, वाइटल पैरामीटर, वो सब चीजों को फाइल में एंट्री करना पड़ती है ना। एनेस्थेसिया जो हमारे डॉक्टर होते हैं एनेस्थेटिक, उनके द्वारा पूरी रिकॉर्ड की जाती है कि प्री ऑपरेटिव कौन कौन से ड्रग दिए गए थे, इंट्रा ऑपरेटिव कौन कौन से ड्रग दिए गए, और पोस्ट ऑपरेटिव में कौन कौन से ड्रग दिए जाएंगे। तो क्या होता है O2 एडमिनिस्ट्रेशन, केस डिटेल है ना, कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है, क्या प्रोसीजर हुई है, सर्जन नेम, एनेस्थेसिया नेम, है ना, नर्सिंग ऑफिसर नेम। इसके बाद में जो पूरी जो डिटेल होती है केस डिटेल की, फिर इसके बाद में एनेस्थेसिया रिपोर्ट, एनेस्थेसिया के जो डॉक्टर होते हैं वो अपना नोट्स लिखते हैं तो उसमें एनेस्थेसिया के डॉक्टर जो नोट्स लिखते हैं, प्री ऑपरेटिव में कितने फ्लूइड दिए गए, इंट्रा ऑपरेटिव में कौन कौन से ड्रग दिए गए, कौन कौन से फ्लूइड दिए गए हैं, उसकी सारी चार्ट पे वो डिटेल लिखते हैं। ये सारी डिटेल हमें कलेक्शन करके फाइल के साथ में, पेशेंट के साथ में हमें पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं। इसके बाद में हमें एज, नेम और सेक्स की भी एंट्री करना है। तो ये सब सारी चीजों की हमें एंट्री रखना होती है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, सेक्स क्या है ना। तो ये हमें सारी चीजों को
O2 एडमिनिस्ट्रेशन, केस डिटेल, एनेस्थीसिया रिपोर्ट, है ना। इसके बाद में सब जो एज नेम, सेक्स, सर्जन नेम, ये सब सारी चीजों को हमें डिटेल करके नोट्स करके रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। इसके बाद में एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन, यही है एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन का कि एनेस्थीसिया ऑपरेशन के दौरान जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसमें कौन कौन से ड्रग दिए गए, वो एनेस्थेटिक हमारे एनेस्थीसिया नोट्स पे लिखते हैं, उसको भी हमें देखना है। ठीक है कि वो बराबर है कि नहीं है, उसको नोट्स को भी हमें फाइल के साथ में अटैच करना है एनेस्थीसिया नोट्स को, कि ऑपरेशन के दौरान कौन कौन से फ्लूइड दिए गए हैं, कितनी मात्रा में फ्लूइड दिए गए हैं। इसके बाद में हमारी जो ड्रग्स होते हैं एनेस्थीसिया के, वो कौन कौन से इंजेक्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ड्रग दिए गए हैं, प्री ऑपरेटिव में कौन से ड्रग दिए गए थे, इंट्रा ऑपरेटिव में कौन से ड्रग दिए गए हैं। तो ये सारी चीजों को मैनेजमेंट करके, एंट्री करके, है ना, रिकॉर्ड करके सारी चीजों को। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई किसी भी ड्रग से कोई रिएक्शन हो तो इसका भी रिकॉर्ड हमें रखना है, और आगे हमें इंटेंसिव केयर यूनिट में या फिर आईसीयू में, रिकवरी रूम में हमें ये इन्फॉर्म करना है, और हमारी फाइल में भी उसको रजिस्टर्ड करना होता है कि पेशेंट को किसी ड्रग से या किसी इंजेक्शन से कोई रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है गाइस, इसके बाद में पेशेंट शिफ्ट करते समय हमें एक विशेष सावधानी रखना चाहिए कि पेशेंट के पास में कोई भी भारी वस्तु नहीं होना चाहिए, जैसे कि मॉनिटर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। तो ये हमारी गाइडलाइन होती है कि पेशेंट के बेड के पास में जब हम स्ट्रेचर पे पेशेंट को ले जाते हैं या फिर रिकवरी रूम में ले जाते हैं तो वहां पे क्या है कि कोई भी भारी वस्तु पेशेंट के पास हमें नहीं रखना चाहिए। भारी वस्तु क्या हो गई, जैसे मॉनिटर हो गया, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, तो ऐसी कोई भी भारी वस्तु हमें पेशेंट के बेड पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको साइड वाली ट्रॉली पे हमें थोड़ा सा दूर उसको रखना चाहिए। इसके बाद में पेशेंट संबंधित जो वाइटल्स होते हैं ऑपरेशन के दौरान, इंट्रा ऑपरेटिव में वाइटल की क्या कंडीशन थी, पल्स क्या था, बीपी क्या थी, रेस्पिरेशन की रेट क्या थी, ये सारी चीजें उसमें डिटेल भरना होती है ना, उसके नोट्स डालना होते हैं। इसके बाद में जो पेशेंट की जो प्री ऑपरेटिव की जो डिटेल्स है कि कोई डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, पल्मोनरी कार्डियक वाले पेशेंट तो नहीं है, हार्ट डिजीज वाले, है ना, लंग्स डिजीज वाले, या फिर डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को हमें मेजर करना है, उसको देखना है, उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑपरेटिव में। ठीक है गाइस, शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव में हम ये चीजों को देखते हैं। अभी हमने देखा है केयर ऑफ एयरवे। ठीक है गाइस, इसके बाद में हम केयर ऑफ नेक एंड लिम्ब, हाइपोक्सिया, केयर ऑफ आईवी लाइन एवं ड्रेन्स, पोजीशन ऑफ द पेशेंट, है ना, O2 एडमिनिस्ट्रेशन, केस डिटेल, एनेस्थीसिया रिपोर्ट, है ना, नेम, एज एंड सेक्स, एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में हम पेशेंट को शिफ्ट करते समय ऑपरेशन रूम से रिकवरी रूम, आईसीयू या इंटेंसिव केयर में जब हम शिफ्ट करते हैं तो पेशेंट की केयर के कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एक ओटी टेक्नीशियन के लिए पेशेंट को शिफ्ट करते समय। और ये इसी का पार्ट होता है कि पेशेंट को शिफ्ट करते समय उसके जो केयर करने के जो फैक्टर होते हैं, जो उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, उसको हम देखते हैं। थैंक यू। तो प्लीज गाइज, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इसमें एक दो बातें और होती है इम्पोर्टेंट, कि जो हमारे सर्जन नोट होते हैं, सर्जन भी हमारे ऑपरेशन प्रोसीजर के सारे नोट्स डालते हैं कि ऑपरेशन में क्या क्या प्रोसीजर हुई है, क्या क्या चीजें हुई है, उसको भी हमारे सर्जन भी नोट्स डालते हैं। ट्रीटमेंट कार्ड हो गया पेशेंट का, है ना। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो ऑपरेशन के दौरान यदि हमारी कोई बायोप्सी निकलती है तो उसको भी हमें संभाल कर बायोप्सी को पैक करके आगे जांच के लिए जो भेजते हैं, तो उसका भी हमें बायोप्सी फॉर्म भी देखना है। तो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ठीक है गाइस, सर्जन नोट्स हो गए हमारे, सर्जन ऑपरेशन के बाद में सर्जन नोट्स लिखते हैं। तो ये सब सारी जो डिटेल्स हो गई उसको केयरफुली करते हुए एक जिम्मेदारी से सारी चीजों को हम करते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है गाइस, तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे का देखते हैं। बाद में जब पेशेंट को रिकवरी रूम में या फिर आईसीयू जिसको कहते हैं शिफ्ट किया जाता है, तो इस प्रकार के जो रूम होते हैं उसको पोस्ट एनेस्थेटिक केयर भी कहते हैं, इंटेंसिव केयर भी कहते हैं। ठीक है गाइस,
तो उसको इस तरीके से इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर जब हम पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है गाइस। जब हम पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को ऑपरेशन के तुरंत बाद में, जिसको कि हम रिकवरी रूम कहते हैं, शिफ्ट किया जाता है, और इस रिकवरी रूम को हम एनेस्थेटिक केयर यूनिट के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसके बाद में हम इसको आईसीयू भी कहते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट भी कहते हैं। और इसी में क्या है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनको की वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनको की ऑक्सीजन नीड की जरूरत होती है, ऐसे पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है। और ट्रांसफर करने के बाद में इसके जो पेशेंट के कुछ फैक्टर होते हैं, जिस फैक्टर के अनुसार हमको केयर करना होती है। तो क्या फैक्टर होते हैं हम देखते हैं। पहले नंबर पे कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है गाइस। पेशेंट की किस प्रकार की कंडीशन है, उसकी कंडीशन के ऊपर पेशेंट को हम डिपेंड करते हैं। उसकी जो केयर होती है, उसके जो केयर के जो फैक्टर होते हैं वो 6 होते हैं। उसमें पहले नंबर पे है हमारा कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की क्या कंडीशन है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। नंबर 2 पे टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है गाइस। जो ऑपरेशन का जो नेचर है, किस प्रकार का ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन है, मॉडरेट ऑपरेशन है कि मेजर ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के टाइप्स ऑफ ऑपरेशन पे भी पेशेंट की कंडीशन या पेशेंट की जो कंडीशन की जो फैक्टर होते हैं वो निर्भर करते हैं। तो हमें ये भी देखना है, तो ये भी देखते हैं कि पेशेंट का कौन सा ऑपरेशन हुआ है। माइनर प्रोसीजर है तो उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन मॉडरेट है, मेजर है, तो उसमें भी पेशेंट की केयर अनुसार, ऑपरेशन के टाइप्स अनुसार पेशेंट की केयर की जाती है। फिर आता है नीड ऑफ वेंटिलेटर, ठीक है गाइस। यदि पेशेंट सांस लेने में सक्षम नहीं है, कभी कभी क्या है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद में जो हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, जो कि जीए में इंट्यूबेट करते हैं, वो ट्यूब निकालने में देरी हो जाती है। मतलब क्या है कि पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाते हैं, या फिर उनको कोई लंग्स डिजीज होती है, या सांस नहीं ले पाते हैं पेशेंट, तो उसको वेंटिलेटर की नीड होती है, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो नीड ऑफ वेंटिलेटर को भी देखा जाता है। इसके बाद में जो चौथे नंबर पे है पेशेंट के जो, हाँ, तीसरे नंबर पे गाइस हमारा है नीड ऑफ वेंटिलेटर, ठीक है गाइस। ऐसे पेशेंट जो है, जो कि ऑपरेशन के तुरंत बाद में जब पेशेंट को एनेस्थेसिया से बाहर किया जाता है, जिसको कि आउट कहना कहते हैं, तो जब एंडोट्रेकियल ट्यूब को निकालने में देरी हो जाती है, मतलब पेशेंट आउट नहीं आता है, और किसी कंडीशन में पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है, या फिर किसी पेशेंट को लंग्स डिजीज होती है, या फिर लेरेंजियल कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, उसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है, तो नीड ऑफ वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। वेंटिलेटर की नीड है कि नहीं है, ये फैक्टर भी उसके ऊपर निर्भर करता है। नंबर 4 पे हमारा आ गया टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया, जो कि टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया जो होते हैं, जो पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान जो बेहोशी दी जाती है वो क्या होती है, स्पाइनल भी होती है, जनरल एनेस्थेसिया भी होती है, एपिड्यूरल होती है। तो ये जो टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया होती है, अधिकांश जो पेशेंट होते हैं मेजर सर्जरी के, वो जीए में होते हैं, और जीए वाले पेशेंट को बहुत ही केयर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया के ऊपर भी पेशेंट की केयर निर्भर करती है कि किस प्रकार का एनेस्थेसिया दिया गया है। यदि जीए इंजेक्शन दिया गया है तो उसको बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता है। फिर इसके बाद में आता है मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है गाइस। जो हमारा पेशेंट होता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट होता है, तो उसकी जो फैक्टर है 5वें नंबर का मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, जो ऑपरेशन के बाद में जो पेशेंट आया है उसको क्या क्या मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है गाइस। इसका पल्स, बीपी मेजरमेंट, है ना। तो ऐसे जो रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 6 पॉइंट को। तो ये 5वें में हमारा आ गया मॉनिटर रिक्वायरमेंट, क्या क्या मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट करते हैं उसमें, ठीक है गाइस। क्या क्या मॉनिटर करते हैं, पल्स, बीपी, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद में उसका ब्रीथिंग कैसी है, सांस ले पा रहा है कि नहीं ले रहा है पेशेंट, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा, उसको ऑक्सीजन की नीड है कि नहीं है, ये सब उसमें मॉनिटरिंग में ही आता है। इसके बाद में नीड ऑफ ऑक्सीजन भी आ गया, है ना। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि नहीं है। कुछ जो पेशेंट होते हैं, जीए वाले पेशेंट होते हैं, उनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उनको ऑक्सीजन पे ही रखा जाता है। और ये जो ऑपरेशन के शुरुआत के, जो ऑपरेशन के बाद के 2 घंटे होते हैं, उसमें कई पेशेंट को 2 घंटे तक ऑक्सीजन लगा के रखा जाता है। तो आज हम पोस्ट ऑपरेटिव के ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ पेशेंट केयर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो हम शुरुआत करेंगे डिटेल में। अभी हमने देख लिया कि 6 इसके जो फैक्टर होते हैं, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को डिस्क्राइब कीजिए कि टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को आप किस प्रकार से करेंगे, है ना। जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो उसके फैक्टरों को हम पढ़ते हैं। तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ द पेशेंट, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, नीड ऑफ वेंटिलेटर, है ना, टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया, मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम पहले नंबर का देखते हैं कंडीशन ऑफ द पेशेंट।
ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जो हमारा पहला जो फैक्टर है पेशेंट केयर करने का ऑपरेशन के बाद में, तो ऑपरेशन के बाद में पेशेंट की क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये हम थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे होंगे। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्या कंडीशन हो सकती है ऑपरेशन के बाद में पेशेंट की, जब हम शिफ्ट करते हैं क्या हो सकती है। ये पॉइंट हमने लिखे हैं, इसके 4-5 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप थोड़ा सा सोचिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। जब कंडीशन ऑफ द पेशेंट, हम ओटी में जाते हैं, देखते हैं पेशेंट को कि ऑपरेशन के बाद में जब हम शिफ्ट करते हैं तो पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। इसके 1-2 पॉइंट आप मन में सोचिए, फिर बताते हैं हम। ठीक है गाइस, क्या होता है पहले नंबर पे, क्या कंडीशन हो सकती है ऑपरेशन के बाद में जब पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं। जो हमारा पहला फैक्टर है कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्या कंडीशन हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो क्या है, पेशेंट फुल्ली अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है, मतलब मरीज जो है हमारा पूर्ण रूप से होश में नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, दूसरे नंबर पे क्या है, पेशेंट पूर्ण रूप से होश में नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो पेशेंट का पल्स है, बीपी है, वो भी स्टेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है हमारा पेशेंट क्या हो सकता है तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है ना। ऑक्सीजन की जरूरत होगी, खुद से सांस नहीं ले पा रहा होगा, ब्रीथिंग जो है उसकी ठीक नहीं होगी, है ना। तीसरे नंबर पे उसकी ब्रीथिंग ठीक नहीं होगी। चौथे नंबर पे क्या है कि वो फुल्ली कॉन्शियस भी हो सकता है, रिस्पॉन्स भी कर सकता है ना। तो ये हमारा चौथे नंबर का हो गया कि कभी कभी ऑपरेशन के बाद पेशेंट नाम भी बताता है, रिस्पॉन्स भी करता है। ठीक है, मतलब होश में भी रहता है। कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, जो होश में भी रहता है, जो कि हमको स्टिमुलेट करने के बाद भी, कुछ उसको संकेत देने के बाद भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। इसके बाद में उसका जो पल्स है, बीपी है, वो भी स्टेबल नहीं हो सकता है। जो ब्रीथिंग कंडीशन है उसकी, है ना, वो भी उसकी ब्रीथिंग कंडीशन भी ठीक नहीं हो सकती है। इसके बाद में जो पेशेंट को जो कोल्ड है, जो कि उसका चेस्ट भी खराब हो सकता है। तो ये जो कंडीशन ऑफ द पेशेंट के ये ऐसे 5 पॉइंट हो गए। ठीक है गाइस, आप इसको नोट से बनाते चलो, फिर इसके बाद में हम आगे का देखें। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा था उसको देखते हैं। का दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है गाइस, तो उसके क्या है, पेशेंट के ऑपरेशन किस प्रकार का हुआ है, ये भी हम उसको केयर में देखते हैं कि पेशेंट का किस प्रकार का ऑपरेशन है। पेशेंट का मेजर ऑपरेशन है, मॉडरेट ऑपरेशन है कि माइनर ऑपरेशन है। ठीक है गाइस, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। और जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसके ठीक 2 घंटे तक बहुत सघन निगरानी की जाती है पेशेंट की, कि ऑपरेशन के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं उत्पन्न हो रहा है ना। ऑपरेशन के बाद में कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में शिफ्ट करने के बाद में 2 घंटे तक उसको पेशेंट को ऑब्जर्व में रखा जाता है, ताकि पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके के वोमिटिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट को, चेस्ट खराब तो नहीं है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन में आता है कि उसकी केयर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन पर निर्भर करती है ना। तो जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में ऑपरेशन खत्म होने के 2 घंटे तक पेशेंट को विशेष तौर पर सघन निगरानी में रखा जाता है, ताकि क्या है कि ऑपरेशन के बाद में क्या है कि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो कई पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए हमें इसको पेशेंट को केयर करना पड़ती है। पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है ना। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है ना, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेशन में ये आता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे हमारा 3 नंबर का, नीड ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, हम देखते हैं तीसरे नंबर पे हमारा नीड ऑफ वेंटिलेटर। तो क्या होता है कि कुछ पेशेंट में क्या होता है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो वेंटिलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है पेशेंट को, कि क्या है कि किसी कारणवश पेशेंट की, जो हमने बताया था कि जो ऑपरेशन जीए में जो ऑपरेशन होता है, जो ट्यूब हमारी इंट्यूबेट करते हैं, उसको एक्टूबेट भी करते हैं ऑपरेशन के बाद में। तो कभी कभी पेशेंट क्या है कि ऑपरेशन के बाद में पूर्ण रूप से होश में नहीं आते, नाम नहीं बताते हैं, या फिर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ऐसे पेशेंट खुद से सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो इसी को वो है कि एटी ट्यूब निकालने में जो देरी हो जाती है, तो इसीलिए पेशेंट को हम, जो पेशेंट अपने खुद से सांस लेने में सक्षम नहीं होते हैं, या फिर उनको पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट हो गए, या फिर उनका चेस्ट खराब होता है, तो ऐसे कई कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशन में नीड ऑफ वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, और हम पेशेंट को वेंटिलेटर लगाते हैं। ठीक है गाइस, इसका नीड ऑफ वेंटिलेटर का इतना बड़ा है, जिसको हम 2-3 लाइन में आराम से इसको हम लिख सकते हैं कि क्या होता है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद में
जब पेशेंट को हम ऑपरेशन एनेस्थेसिया से आउट करते हैं, उसकी ट्यूब को एक्टिवेट करते हैं, और जब ट्यूब एक्टिवेशन में टाइम लग जाता है, तो उस टाइम की वजह से कारण क्या है टाइम लगने का, कि पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है, पूर्ण रूप से एनेस्थेसिया से बाहर नहीं आता है, तो सांस भी नहीं ले पाता, तो उसको क्या है कि सांस देने के लिए उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो ये नीड ऑफ वेंटिलेटर ये हमें उस समय देखना होता है। या फिर क्या है कि किसी पेशेंट को ब्रीथिंग की वो होती है, डिस्ट्रेस होता है उसका, है ना, किसी को लंग्स डिजीज होती है, तो इस कंडीशन में वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है गाइस, इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया। हाँ, तो गाइस हमारा चौथे नंबर पे क्या है, टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया। अभी हमने बताया था जब इसको लिखा था, टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया क्या है कि फैक्टर फॉर पेशेंट केयर में टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया जो हमारा है, तो क्या है कि एनेस्थेसिया का जो भी टाइप है, एनेस्थेसिया जो हमने बताया था कि जनरल एनेस्थेसिया भी होता है स्पाइनल एनेस्थेसिया में। तो जो जनरल एनेस्थेसिया में जो पेशेंट होते हैं उसको बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है, उसको कम से कम 2 घंटे तो सघन ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हमें स्ट्राइक्ट निर्देशन होते हैं। तो ये एनेस्थेसिया के ऊपर भी निर्भर करता है, यदि स्पाइनल में हुआ है तो उसकी केयर की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि पेशेंट जीए में हुआ है तो उसको विशेष और सघन सावधानी की आवश्यकता पड़ती है कि उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखें। ठीक है गाइस, फिर आता है मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट। मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है वो भी हम देखते हैं। क्या, ठीक है गाइस, हम देखते हैं मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट भी जो हमारा एक फैक्टर है जिसको हम मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको की प्रिवेंट और पीरियोडिक मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, वो हमें सख्त निर्देश मिलते हैं सर्जन के द्वारा, कंसल्टेंट के द्वारा, है ना। तो तब तक उस पेशेंट की प्रिवेंट मॉनिटरिंग की जाती है, और जब तक कि हमें कोई आगे का आदेश न मिले तब तक पेशेंट को आईसीयू में ही रखा जाता है ना। तो इसमें मॉनिटरिंग के भी जो फैक्टर होते हैं उसको भी हम देखते हैं। मॉनिटरिंग की क्या है कि हमें पल्स, बीपी जो डॉक्टर के अनुसार जो प्रिपेयर करके जाते हैं, डॉक्टर हमें जो नोट्स लिख के जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम पल्स और जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा या 15-15 मिनट, 20 मिनट, जैसा भी सर्जन या डॉक्टर हमें बता के जाते हैं उस हिसाब से पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, और उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, है ना, उसको नोट्स भी करते हैं। इसके बाद में रेस्पिरेशन भी सेम एज वही होगा। टेम्परेचर भी जो है, जो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई 2 घंटे में देखना है कि 4 घंटे में टेम्परेचर देखना है। इसके बाद में जो आंखों की पीपुल्स होती है ना, आंखों की पुतलियां है, वो भी कितना उसका रिएक्शन है कि नहीं है वो भी देखते हैं। इसके बाद में पेशेंट की कभी कभी ईसीजी भी निकाली जाती है, ईसीजी निकाल कर भी पेशेंट को कंडीशन को हम देखते हैं। इसके बाद में पल्स ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन आता है, तो ये सब सारी चीजों को फिर जो पेशेंट का आउटपुट होता है, जो यूरिन आउटपुट होता है, वो भी देखा जाता है। तो ये मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट में ये सब चीजें आती है। ठीक है गाइस, फिर हम देखेंगे नीड ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हमने बताया था कि ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है ऑपरेशन के बाद में, कि कभी कभी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 पे पॉइंट आता है कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं, है ना, कार्डियक पेशेंट जिसको कहते हैं, उनको भी ऑपरेशन के बाद में सघन लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। या फिर कार्डियक जो सर्जरी होती है उसके तो हर पेशेंट में ही, कार्डियक सर्जरी के पेशेंट में नीड ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पेशेंट को ऑक्सीजन पर रखा जाता है। तो ऐसे इसके जो फैक्टर्स होते हैं, जो अभी हमने 6 फैक्टर्स जो डिटेल में बताए हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑपरेटिव का, जो पोस्ट ऑपरेटिव की जो हमारी केयर है, पोस्ट ऑपरेटिव शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव का, तो उसके जो फैक्टर्स है, जो हमने अभी 6 फैक्टर्स देखे थे, है ना, और उसको भी हम डिटेल में पढ़े हैं 6 फैक्टर्स को, है ना। तो प्लीज आप इसके नोट्स बनाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसके बाद में हम आगे का देखते हैं।